ठीक है, तो हम लोग इससे पहले कि चरक शारीर 2 पढ़े हैं, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर हम क्विक रिवीजन कराएंगे। हमने आपको बताया था मोक्ष के साधन 18 हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 143, 44, 145 एंड 146 मोक्ष के साधन 18 हैं। जब हम लोग अष्टांग योग पढ़ते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग जानते हैं नियम कौन से हैं 5। शौच संतोष, तो उसका जो विमर्श दिया हुआ है वहां पे 5 नियम दे रखे हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। शौच संतोष तप स्वाध्याय, मिला ऐसा कुछ? हम पहले शारीरिक की बात कर रहे यस हैं, सर। छुपा हुआ है, ठीक है। मिला कि नहीं मिला सबको? मिला सर। पैराग्राफ जहाँ चेंज हो रहा है, मन और बुद्धि के समाधान से समाधि ग्रहण करना बताया गया है। नेक्स्ट लाइन में समाधि की परिभाषा लिखी हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। तदेव अर्थम मात्रम निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, मिला? जहां विमर्श का सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, सेकंड लाइन देखिए, पुरानी किताब में पेज नंबर 832 पे बिल्कुल नीचे है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, स्वरूप से शून्य होने की तरह होकर केवल अर्थ मात्र अर्थात इष्ट देव मात्र का ही निर्भास होना समाधि है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, धारणा सेकंड लाइन, देश बंध चित्तस्य धारणा, मिला? यस सर। पूछा जाता है कि देह बंध चित्तस्य, 4 ऑप्शन रहेगा, समाधि है, धारणा है, ध्यान है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, मार्क कर लिया उसको। जी सर। किसी को नहीं मिल रहा है तो पूछ लेना, जबरदस्ती का जी सर मत करना, हाँ में हाँ मत मिलाना। ध्यान में देखिएगा, प्रत्येकता ध्यानम, मिला? प्रत्येकता ध्यानम, कर लिया होगा आप। यस सर। अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, उसी के नीचे देखिए विमर्श, जहां हेडिंग पड़ा हुआ है स्मृति के नीचे विमर्श, अनुभव जन्य ज्ञानम स्मृति है, मिला? श्लोक नंबर 147 का विमर्श, 147 के विमर्श में अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति है। तो इंपॉर्टेंट क्या था, धारणा क्या है, देश बंधु चित्तस्य, दिमाग में याद रखिए, देश बंधु की धारणा दिमाग में रखनी चाहिए, कुछ ऐसा ट्रिक बनाइए कि याद रहे, है ना। प्रत्येकता ध्यानम, एकता ध्यान करती है, कुछ इस तरीके से बनाइए जिससे एग्जाम में आए तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, वो आपको करना है। समाधि में शून्य आया हुआ, वैसे भी जब व्यक्ति समाधि में रहेगा तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैच करने के लिए 4 ऑप्शन में से कैसे हम कैच करेंगे तो आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर अतुल्य गोत्रीय अध्याय। इस चैप्टर में कुल 36 प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 36 वहीं ऊपर लिख लीजिएगा, भेल एवं काश्यप ने असमान गोत्रीय अध्याय का वर्णन किया। असमान, अतुल्य नहीं, असमान गोत्रीय अध्याय। लिख लिया? असमान गोत्रीय अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा श्लोक, सेकंड लाइन देखिए, किम स्यात् चतुष्पाद प्रभवम च षडभ्यो, मिला कुछ ऐसा?
Yes, sir. ये किसके लिए है ये श्लोक? चतुष्पाद शब्द आया हुआ है, षडभ्यो आया हुआ है, किसके लिए आया है? लिख लीजिए, शुक्र के लिए है ये श्लोक शुक्र के लिए है। याद रखिएगा, 4 पाद से युक्त है और 6 रस से युक्त है। 4 पाद एवं 6 रस से युक्त। हिंदी में देखिए तीसरी लाइन लिखा होगा 4 पाद से युक्त और 6 रस से युक्त। तो हम कह सकते हैं षडरस से युक्त है, और 4 पाद, यहाँ पाद जो है महाभूत के लिए है, तो वहां पे आकाश लिख के क्रॉस कर दीजिएगा। यानी कि कौन सा महाभूत नहीं है? आकाश महाभूत नहीं। आकाश महाभूत। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, शुक्र के लिए है, और ये 4 पाद से युक्त है, आकाश महाभूत से रहित है। चार नंबर श्लोक की हिंदी की थर्ड लाइन देखिएगा, वह शुक्र वायु अग्नि पृथ्वी और जल के उत्तम गुणों से युक्त होता है। मिला? 4 नंबर श्लोक नीचे है, उसकी हिंदी की थर्ड लाइन देखिए, शुक्र वायु अग्नि पृथ्वी और जल के उत्तम गुणों से युक्त होता है। आकाश नहीं आया है। मिला? शुक्रम तदस्य प्रवदन्ति धीरा यदि ते गर्भ समुद्भवाय, ऐसा कुछ करके श्लोक आया हुआ है नीचे, उसी की हिंदी बता रहे हैं बच्चा। यस सर, मिला। जी सर, मिल और गया। वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि शुक्र की 6 मधुरादि रसों से उत्पत्ति होती है। वही 4 पाद से युक्त और 6 रसों से उत्पन्न होता है। युक्त नहीं है, उत्पन्न है, उसकी उत्पत्ति की बात हो रही, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इस पेज में आपको 4 पाद 6 रस से उत्पन्न, आकाश नहीं है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, बचपन से बहुत पढ़ते आए हैं। शुद्ध शुक्र के लक्षण, शुद्ध आर्तव के लक्षण हम लोग बचपन में पढ़े हैं। बचपन मतलब फर्स्ट ईयर में क्रिया शारीर में बहुत पढ़े हैं। ठीक है, गायनी में बहुत पढ़ाया गया है। तो पहले तो हम लोग विमर्श की बात करते हैं। विमर्श में देखिएगा तीसरी लाइन, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 6 के विमर्श, तीसरी लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरा। रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है, ये श्लोक सुश्रुत का है। लिख लीजिएगा जहां पे खत्म हो रहा है, यद वासो न विरंजेत, सुश्रुत का है ये। लिख लिया? यस सर। उसके पहले 2 लाइन ऊपर देखिए, वात पित्त श्लेष्म शोणित कुड़प ग्रंथि पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीश रेतस प्रजा उत्पादने न समर्था भवंती। मिला? विमर्श पढ़ रहा हूं मैं, विमर्श कोई पढ़ रहा हूं। जी सर, मिल गया। ये अगर जो आपका शुक्र है, अगर इन दोषों से युक्त है, वात से, पित्त से, श्लेष्मा से, शोणित यानी रक्त से, कुणप ग्रंथि युक्त, पूति पूय क्षीण है ना, मूत्र पुरीश और रेतस से युक्त है, मूत्र पुरीश से युक्त अगर है शुक्र, तो वो प्रजा उत्पत्ति यानी कि गर्भ धारण कराने में समर्थ नहीं होता है। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनडायरेक्टली क्या है कि शुक्र के दोष। तो लिख लीजिएगा, शुक्र के दोष भेल ने 7 बताए हैं, सुश्रुत 11, भेल 7, सुश्रुत 11, अन्य सभी ने 8, अन्य सभी ने 8। हो गया? श्लोक नंबर 6 एक बार पूछा गया था। 6 नंबर श्लोक, शुक्र असृग आत्मा आशय काल संपद, इसको क्यों लिख लीजिएगा, पूछा गया था ये। संपूर्ण देह समय पर सुखपूर्वक कैसे होता है? हम लोग बहुत आगे की चीजें पढ़ चुके हैं, यूजी में आप सब ने पढ़ा हुआ है कि गर्भ में पहले किस किस अंग की उत्पत्ति होती है। 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहता है,
मासानुमासी का आपने पढ़ रखा है। यहाँ प्रश्न ये होता है संपूर्ण देह समय पर सुखपूर्वक कैसे होता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है शुक्र आर्तव आत्मा गर्भाशय और ऋतुकाल की संपत्ति यानी शुद्धता, ऋतु क्षेत्र बीज अंबुनाम, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? ऋतु क्षेत्र बीज अंबुनाम, गर्भ संभव यस सर, सामग्री, गर्भ उत्पत्ति कर भाव। गर्भ संभव सामग्री या गर्भ उत्पत्ति कर भाव, जो आप कहिए, है ना। ऋतु क्षेत्र बीज अंबु, ऋतु क्या होता है? ऋतुकाल हो गया, है ना। क्षेत्र यहाँ पे गर्भाशय को लेते हैं, यूट्रस को लेते हैं। बीज का मतलब शुक्र शोणित का जो संयोग होता है। अंबु का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। क्या? सर एमनियोटिक फ्लूइड्स। एमनियोटिक फ्लूइड भी कुछ लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे उसको कोट कर लीजिए 6 नंबर श्लोक के पास में गर्भ संभव सामग्री, वो चारों लिख लीजिए, ऋतु क्षेत्र बीज अंबु, इन चारों का होना आवश्यक है। और यहाँ पे कह रहे हैं शुक्र आर्तो किस में आ जाएगा? बीज में आ जाएगा। ऋतुकाल ऋतु है ही, गर्भाशय क्षेत्र हो गया। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है आत्मा, इस श्लोक में भी आया है आत्मा, तो आत्मा को सर्किल बना लीजिए। समझ में आया बच्चा? नहीं समझे? तो सुखी सुखम च संजायते संपरिपूर्ण देह, अंडरलाइन करिए इसको। आगे बढ़े बच्चा, कुछ पूछना है इसमें से? कुछ नया लग रहा हो, ना समझ में आ रहा हो तो पूछो, तो आगे बढ़ा जाए। नहीं पूछना है। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, गर्भ धारण नहीं हो पाता है ना। ज्यादातर गायनकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। उसके कई कारण है। एक तो सबसे बड़ी बात है खान पान गड़बड़ हो गया है, आहार लोगों के गड़बड़ हो गए हैं, है ना। एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज की डेट में, उसी पे थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। 7 नंबर श्लोक देखिएगा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। 7 नंबर श्लोक में कह रहे हैं जरूरी नहीं कि स्त्री बंध्या हो, बंध्या न होने के बावजूद भी गर्भ देर से धारण क्यों करती है, उस पे कह रहे हैं योनि में दोष होने से, मानसिक कष्ट होने यानी कि स्ट्रेस, मानसिक कष्ट यहाँ स्ट्रेस के लिए हो सकता है, ठीक है। शुक्र आर्तों के दूषित होने से, जो तमाम दूषित होने के कारण जैसे ऊपर अभी बताया है, ठीक है ना, वात पित्त श्लेष्मा कुड़प गंधी पूय रेतस, ये तमाम चीजें जो बताई, इन सभी से अगर युक्त होगा तो भी वो जो है प्रजा उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ये सभी कुछ कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में है आहार विहार, है ना। आहार विहार मैक्सिमम क्या है, जॉब ओरिएंटेड है फीमेल, है ना, तनाव है, जॉब का भी है, पढ़ाई का भी है। तो इस तरीके से क्या है कि आयुर्वेद में पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है चरक ने, ये सभी कारण होते हैं जिनकी वजह से गर्भ धारण करने में समर्थ नहीं है। और उसको हम बंध्या नहीं कह सकते हैं, बट दीज आर सम फैक्टर्स, ठीक है। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरक ने यहाँ पे शारीर 2 में कोट किया है। ये सभी कारण होते हैं कि गर्भ धारण नहीं कर पाती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यस सर। वहां पे एक शब्द अकाल में भी आया है, हम लोगों को पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सभी लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न में। तो गर्भ जब ओव्यूलेशन होता है वो टाइम सुटेबल होता है, उसके अतिरिक्त टाइम में अगर होता है तो वो अकाल कह रहे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, विमर्श में थर्ड लाइन गुल्म अर्श प्रदरान, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, गैप GAP हम पढ़ते हैं उसको, गुल्म अर्श और प्रदर, मिला? यस सर।
जब हम लोग उपद्रव है। चिकित्सा 30 में योनि व्यापक पढ़ते हैं तो ये तीनों योनि व्यापक के उपद्रव हैं। गैप क्या है? योनि व्यापक का उपद्रव। तो लिख लीजिए योनि व्यापक उपद्रव, एक एरो बनाइए ऊपर ले जाइए और लिख लीजिए ये तीनों क्या हैं? योनि व्यापक उपद्रव। चरक चिकित्सा 30 में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। हर जगह खुरापात करता है वायु। पित्तम पंगुम कफम पंगुम पंगवो मल धातु। पित्त और कफ क्या है? शांत रहते हैं। तो हर जगह खेल किसका है आयुर्वेद में? वात का है, वायु का है। तो कभी कभी होता क्या है कि गर्भ धारण होने के पश्चात भी नष्ट हो जाता है ना? जैसे गर्भस्राव हो गया, गर्भपात हो गया, आ चतुर्था ततो मासात प्रस्वेद गर्भ विच्युति, ऐसा कुछ करके हम लोग पढ़ते हैं श्लोक, गायनी में पढ़ाया गया है। तो क्या कारण होता है? गर्भ धारण हो गया उसके बावजूद भी एबॉर्शन हो रहा है, गर्भ नष्ट हो जा रहा है, मिसकैरेज हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? देखिएगा श्लोक नंबर 8। कोई बोर तो नहीं हो रहा भाई? पक तो नहीं रहे? हमने बताया था आपको, एक लाइन स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आपने चरक शारीर सुश्रुत शारीर पढ़ा तो 2 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, स्त्री प्रसूति और कौमार भृत्य। समझ में आ रहा है कि नहीं? मन लगा के पढ़िए, बेस यही है, अलग से नहीं कोई सब्जेक्ट टपका हुआ है। ठीक है, इसलिए मन लगा के पढ़िएगा। ये शारीर खत्म होने के बाद हम सुश्रुत शारीर खत्म करेंगे, जिससे कंपैरेटिव आपकी स्टडी हो जाए। तो देखिएगा। सर फर्स्ट चैप्टर से तो अच्छा ही है ये। क्या बच्चा? सर ये फर्स्ट चैप्टर से तो अच्छा ही है। तो फर्स्ट तो हमने कहा था दार्शनिक चैप्टर है, तो सेकंड से तो यहाँ से गायनी स्टार्ट हो जा रहा है ना आपका। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है ही। तो गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहली लाइन में एक शब्द आया है पवनेन, अंडरलाइन करिएगा, पवनेन को अंडरलाइन करिएगा। लिख लिया? यस सर। और 1 2 3 4 5वीं लाइन, ओजो शनानाम रजनीचराणाम, ऐसा कुछ करके आया है, आहार हेतुर्नाम शरीरम इष्टम। मिला? यस सर, यस सर। 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, क्यों? लिख लो इस श्लोक को। ठीक है, हिंदी में देखते हैं हम लोग। गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है? भूत्वा केन गर्भा नश्यति, इसका उत्तर क्या है? दुष्ट वायु के द्वारा आर्तों को रुका हुआ देखकर कभी कभी अल्पक्ष लोग स्त्री को गर्भ रह गया है। कहीं ऐसा कुछ और पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है गुल्म में। गुल्म में पढ़ा है, सर रक्तज गुल्म, में। रक्तज गुल्म पढ़ा है। तो ध्यान रक्तजल। दीजिएगा, अश्री के विरुद्धम पवनेन नार्याः गर्भ। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुल्म में हम लोग ये नहीं पढ़ा। रेफरेंस ही कहाँ का? चरक शारीर 2 का है। तो पहला तो वहीं REF लिख लीजिए, रेफरेंस हमको पता नहीं, गुल्म नहीं है तो गुल्म लिख के क्रॉस कर लीजिए वहां पे, जिससे दिमाग ये न जाए कि गुल्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा, स्त्री को गर्भ रह गया ऐसा लोग समझ लेते हैं क्योंकि वह रुका हुआ रक्त गर्भाशय में बढ़कर गर्भ का लक्षण, हम लोग पढ़ चुके हैं, रक्तज गुल्म में उत्पन्न कर देता है। बाद में अग्निताप, सूर्यताप, श्रमजन्य थकावट, शोक और रोग से अथवा उष्ण अन्नपान के सेवन से गिरते हुए रक्त को देखकर कुछ मूर्ख मनुष्य जो निश्चित रूप से उससे गर्व समझ बैठे हैं, कहते हैं गर्भ को भूत प्रेत ने हर लिया है। ठीक है, यह बात कहना ठीक नहीं, क्योंकि ओज भक्षण करने वाले रजनीचर गण के आहार के लिए शरीर कभी इष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वे भूत प्रेत गर्भ शरीर को हरण कर लेते हैं तो क्या समय पाकर अर्थात गर्भ का हरण करने के बाद वह माता का ओज न हरण कर लेते हैं? मतलब कि भूत प्रेत कुछ ऐसा नहीं होता यहाँ पे, कोई ग्रह की वजह से नहीं हो रहा है, केवल एक कारण क्या है वहां पे? पवन, वायु। पहले ही लाइन में जो हमने आपको मार्क कराया है, पवनेन। ठीक है, तो ओजो अशनानाम रजनीचराणाम आहार हेतु नाम शरीरम इष्टम। तो ये किसके लिए आया है? कि जो रजनीचर गण हैं वो सिर्फ बच्चे का ही नाश नहीं करेंगे, साथ ही साथ माता के भी ओज को नष्ट कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई भूत बाधा इस तरीके से है जो बच्चे के ओज का क्षरण कर रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। किस कारण से हो रहा है? वायु के कारण। जो ऊपर वाली लाइन है वही सही है, नीचे वाली लाइन ऐसा नहीं होता है। मार्क करिएगा इसको, ओजोशना नाम। नीचे लिखिएगा,
जहाँ स्पेस है। वात व्याधि की उपेक्षा से, वात व्याधि की उपेक्षा से, वात व्याधि हम लोग चिकित्सा में पढ़ चुके हैं, वहीं पे बताया गया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। वात व्याधि की उपेक्षा से डैश करके लिखिएगा, गुल्म, अतिसार, प्लीहा, गुल्म, अतिसार, प्लीहा, विद्रधि, विद्रधि एवं हृदय रोग। 5 बोला मैंने, ठीक है। गुल्म, अतिसार, प्लीहा, विद्रधि और हृदय रोग, ये 5 होते हैं किसकी वजह से? वात व्याधि की अगर उपेक्षा की जाए तो। ऊपर लिखिएगा निवृत्त प्रसवा, निवृत्त प्रसवा, निवृत्त, निवृत्त प्रसवा। कोई बताएगा क्या होता है? 6 वर्ष प्रसव प्रसव से हो जाने निवृत्त, के बाद हम्म, अल्पायु अपरापतन। नहीं अल नहीं, हाँ निवृत्त प्रसवा पहले बताओ, अल्पायु बालक तो वो बात की बात, निवृत्त प्रसवा क्या है? सर, प्रसव से निवृत्त जब वो निकल जाता प्लेसेंटा। तो वो 6 वर्ष बाद क्या है वहां पे? हम्म, निवृत्त प्रसवा क्या है? अल्पायु बालक सबने बोला सही है। निवृत्त प्रसवा 6, लेकिन ये तीनों शब्द का कोरिलेशन क्या है, कोई बताए? निवृत्त प्रसवा 6 वर्ष बाद, अल्पायु बालक नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगाइए। जब इस सोशल शारीर पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा। वरा किसका किसका पर्याय है? वरा, सर वरा। गर्भ का भी है। और त्रिफला, हम्म, त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला और त्रिफला। गर्भाशय दो को बोलते हैं वरा, त्रिफला और गर्भाशय को। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 12। सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, फलाना ढिकाना पढ़ते हैं। आयुर्वेद में क्या है? श्लोक नंबर 12-13 देखिएगा, रक्तेन कन्याम अधिकेन, मिला कुछ ऐसा? यस सर। तो कन्या पुत्र साथ साथ अलग अलग दो पुत्र दो पुत्री बहुसंतान कैसे हो जाते हैं, ये तमाम क्वेश्चन गुरु जी से शिष्य ने कर लिया है ना। जब शुक्र आर्तव मिलित बीज भाग में वायु समान भाग में बांट देता है, तो जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उससे पुत्र, और जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उस भाग में कन्या। इस प्रकार पुत्र व पुत्री साथ साथ उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे ट्विंस की बात हो रही है, ट्विंस की बात। जैसे जाइगोट हुआ, अगर जाइगोट को हम लोगों ने मॉडर्न में भी पढ़ा है कि उसमें डिवीजन होता है ना। तो डिवीजन कौन करता है? अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वायु की वजह से डिवीजन होता है। 2 भाग में बांटा, जिस भाग में शुक्र अधिक होगा वहां पे मेल, जिधर आर्तव अधिक होगा उधर फीमेल। रक्तेन कन्याम अधिकेन, जहाँ पे रक्त यहाँ पे किसके लिए है? आर्तव के लिए मान सकते हैं, ठीक है। शुक्र तो आप जानते ही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्लोक नहीं आ रटना रहा है है, सर। केवल रक्तेन कन्याम अधिकेन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसको मार्क कर लीजिए, पहला बार। फिर इसके बाद चौथी लाइन में, जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उससे पुत्र, जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उस भाग से कन्या, ठीक है। जब बीज भाग को वायु ऐसा 2 भाग में करता है जिस 2 भाग में शुक्र की ही अधिकता हो, तो दोनों पुत्र होंगे। यहाँ पे ट्विंस कैसे बनते हैं और वो ट्विंस कैसे मेल मेल होगा, कैसे मेल फीमेल होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। पुरानी किताब अगर आपके पास है तो 840 नंबर पेज पे बिल्कुल नीचे एक लाइन आई है, आधिक्ये रजसः कन्या पुत्र शुक्रादिको भवेत नपुंसक समत्वेन यदेच्छा परमेश्वरी। मिला शारंगधर का? यस सर। यस सर यस मिला। सर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आर्तव अधिक है तो कन्या होगी, शुक्र अधिक है तो पुत्र होगा। दोनों सम भाग में हैं, शुक्र और आर्तव, तो नपुंसक उत्पन्न होगा। और ये सब किसकी इच्छा से हो रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, यद इच्छा परमेश्वरी।
क्लियर? बोलो Yes, भाई। sir. Yes, sir. यस सर। इसी के अगली लाइन में सुश्रुत की एक लाइन है, बीजे अंतर्वायुनाम भिन्ने। सुश्रुत में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया। जब हम लोग शारीर पढ़ेंगे, यमज कैसे बनते हैं, है ना, यमज मतलब ट्विंस कैसे बनते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया। जब शारीर पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है देर से संतान क्यों होती है। सभी ने, जब आपने मासानुमासिक पढ़ा हुआ है तो सभी आचार्यों के अनुसार प्रसव काल हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर? सभी के अनुसार हम लोगों ने प्रसव काल पढ़ा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रसव काल बीत जाने पर भी गर्भ अगर बाहर नहीं आ रहा है तो क्या कारण होता है, देर से संतान हो रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है। गायनी में आप लोगों ने गर्भ शोष तमाम तरीके की चीजें पढ़ रखी होंगी। अगर आपने स्त्री प्रसूति थर्ड ईयर में एग्जाम दिया है तो आपने गर्भ शोष, है ना, और नागोदर उपविष्टक तमाम चीजें पढ़ रखी होंगी। पढ़ा है ना सब। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते यस हैं। सर। श्लोक नंबर 15 में देखिएगा, आहारम आपनोति यदा न गर्भशोषम समाप्नोति परिश्रुति वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक जाना पहचाना लग रहा हो जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं। अगर आपने स्त्री प्रसूति यस पढ़ा सर। है ढंग से तो वहां पे श्लोक रटाया जाता है, ठीक है। देर से संतान क्यों होती है, इसका उत्तर क्या है, जब गर्भ की उचित, गर्भ को आहार न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है तब क्या होता है, जाहिर सी बात है जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो गर्भाधान होने पर भी योनि से स्राव होता रहता है और गर्भ सूख जाता है। जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मुझे ये भी लगता है कि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो धातु क्षय होगा, ठीक है ना। और जब कहीं भी क्षय होता है तो उससे किस दोष की वृद्धि होती है, वात की वृद्धि होगी, ठीक है ना। और शुरुआत की। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सारे खुरापात की जड़ कौन है, वात है। वैसे भी जहाँ पे शोष हो रहा है तो शोष कौन करेगा, सुखाने का काम हमेशा वायु ही करेगा। एग्जाम्पल हमने आपको कई बार बताया है, जैसे पोछा लगाते हैं, पंखा चला देते हैं, सूख फैन जाता वाला। है पानी, ठीक है। तो याद रखिएगा, आहारम आपनोति, प्रॉपरली आहार न मिलने पे गर्भशोष, समाप्नोति परिश्रुति व योनि से निरंतर स्राव भी होता रहता है ना। तो गर्भ सूख जाता है। ऐसे गर्भ को स्त्री देर से प्रसव करती है और जब गर्भ की पुष्टि वर्षों में होती है तब वह उत्पन्न होता है। विमर्श में देखिएगा सारे वही टर्म आए हैं, नागोदर उपविष्टक व लीन माना गया है। मिला? बोलो। संजात सारे महती गर्भे योनि परिस्रवात। मिला? हम आपको नोट्स देंगे पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक रख के पूछा जाता है कि कौन सा उपविष्टक का है, कौन सा नागोदर का है। यूजी में थे तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे, खाली श्लोक देख के हम कैसे डिसाइड करें कि ये उपविष्टक का है कि नागोदर का है ना, कौन सा लीन गर्भ का है, कहाँ पे स्पंदन नहीं हो रहा है तो बिना स्पंदन वाले को किससे किससे इतना स्पंदन नहीं हो रहा है, ऐसा दो जगह है जो हमने पढ़ रखा है, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो नागोदर उपविष्टक ये सब हम लोग दो दो लाइन लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा श्लोक नंबर 16, 15 में जितना बताया उतना याद रखिएगा। गर्भपुष्टो यदा वर्ष गणेरपि स्यात्, गर्भ जो है वर्षों तक माता के गर्भाशय में पड़ा रहता है, ठीक है ना। आहार प्रॉपर नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। अब यहाँ पे जाएंगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा कि जब माता जो है आहार ग्रहण करती है तो वह स्तन का भी निर्माण करता है, ऐसा पढ़ रखा है। बच्चे का पोषण भी होता है, न्यूट्रिशन भी करता है, तमाम चीजें हम लोग पढ़ के यस आए सर। हैं, ठीक है। तो वो सब भी अगर आप यूजी लेवल में है या कहीं लिखना है तो वो सब भी कोट कर सकते हैं कि माता के आहार से गर्भ का पोषण होता है। जब माता का आहार सही नहीं है तो गर्भ का पोषण नहीं हो पाएगा, गर्भ शोष हो जाएगा, गर्भ क्षय हो जाएगा, है ना। ये सब चीजें वहां पे हमको लिखनी है। अगला है 16 नंबर, दो बच्चों में से एक बच्चा गर्भाशय में क्यों पुष्ट और दूसरा दूसरा दुर्बल। कभी कभी ट्विंस जो होते हैं उसमें एक बहुत स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, दूसरा दुर्बल होता है। ये कैसे होता है, कर्म के वशीभूत होकर गर्भाशयगत शुक्रार्थ मिलित भाग को वायु विषम अंश में विभाजित करता है। मतलब क्या है, यूं समझ लीजिए
कि प्रॉपर्टी बांटनी है, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। वैसे ही डिवीजन कौन कर रहा है? वायु कर रहा है। अभी हमने बताया ना, यमज जो ट्विंस बनते हैं कैसे बनते हैं? वायु उनको दो भाग में बांट रहा है। अगर बराबर बराबर बांट दिया तो ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगे। अगर किसी को बहुत बड़ा बांट दिया, किसी को छोटा बांट दिया, तो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो बहुत मजबूत बालक बनेगा, जो छोटा वाला हिस्सा है वो कमजोर बालक बनेगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल आपको सामान्य रूप से ये वायु ने उसको दो भाग में बांटा। जो बड़ा भाग है उससे हड्डा कट्टा मजबूत बालक बनेगा, ठीक है। विषम अंश में विभाजित हुआ है। टाइम बचा है हमारे पास 5 मिनट, हम बताने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बताना चाहते हैं हम। श्लोक नंबर 17। पहला है, देखिएगा, द्विरेता को अंडरलाइन करिएगा। जो जो हम बोल रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। हिंदी की बात कर रहे हैं, द्विरेता को अंडरलाइन करिएगा। दूसरा, पवनेन्द्री को अंडरलाइन करिएगा। तीसरा, संस्कार वाही अंडरलाइन करिएगा। चौथा, नर षंड को अंडरलाइन करिएगा। और पांचवा, नारी षंड को अंडरलाइन करिएगा। कर लिया? हो गया? यस सर। फिर वक्री ईर्षक, यस सर, हो गया। वक्री और ईर्षक दो ये हुए। तो द्विरेता क्या है देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। द्विरेता का मतलब क्या है देखिए नेक्स्ट पेज पे, 18 नंबर श्लोक। पूछा जाता है श्लोक किसके लिए है? बीजात सम्मासात, आर्तव और शुक्र के समान भाग होने से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, आर्तव और शुक्र जब समान भाग होगा तो कैसा संतान होता है? नपुंसक होता है। याद आ रहा है पीछे वाली लाइन? जी यस सर। सर। तो आर्तव और शुक्र समान भाग होने से और आर्तव और शुक्र के वातादि दोषों से दुष्ट होने से समान भी होगा और वातादि दोष से दुष्ट भी होगा। तो स्त्री और पुरुष दोनों के केवल लक्षण युक्त, यानी कि नपुंसक हो गया तो स्त्री के भी लक्षण होंगे और पुरुष के भी लक्षण होंगे, यानी द्विरेता क्या हुआ? नपुंसक। समझ में आई बात? तो द्विरेता को हम एक सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? नपुंसक कह सकते हैं। तो जो पहली वाली लाइन है वो द्विरेता के लिए, जो फर्स्ट लाइन श्लोक है 18 का फर्स्ट ऊपर वाला, उसके बगल में लिखिए द्विरेता। बीजाद समासाद उत्पत्ति बीजाद स्त्री पुंसलिंगी भवती द्विरेता, तो ये द्विरेता के लिए है। और सेकंड लाइन जो है वो किसके लिए है? पवनेन्द्रिय के लिए है। सेकंड लाइन पवनेन्द्रिय के लिए है। तो सेकंड लाइन के बगल में लिखिए पवनेन्द्रिय। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पवनेन्द्रिय क्या होता है देखिए, आगे बढ़ते हैं। द्विरेता क्या हुआ? अभी हम लोगों ने बात किया था कि आर्तव अधिक होगा तो कन्या होगी, शुक्र अधिक होगा तो पुरुष होगा, मेल चाइल्ड होगा, दोनों बराबर होंगे तो नपुंसक होगा। यहाँ पे वही थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है, उसी को द्विरेता बोल दिया है, ठीक है। और द्विरेता के साथ साथ फिर पवनेन्द्रिय क्या है? गर्भाशय में गया हुआ गर्भ के शुक्राशय को, ध्यान रखिएगा, अगर मेल चाइल्ड है, अगर गर्भ में मेल चाइल्ड है, गर्भाशय में गया हुआ गर्भ यानी पुत्र मेल चाइल्ड के शुक्राशय को गर्भाशयगत विकृत वायु नष्ट कर देती है, तब बालक पवनेन्द्रिय उत्पन्न होता है। ऐसे हम लोग योनि व्यापक में भी पढ़ते हैं, सूक्ष्ममुखी तमाम तरीके के ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि गर्भ में अगर फीमेल चाइल्ड है तो योनि संकुचित, ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं हम लोग। तमाम ऐसे योनि व्यापक हैं जो गर्भ धारण के पश्चात फीटस को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। याद आ रहा होगा अगर ऐसा तो। वैसे ये भी है कि गर्भ तो धारण हो गया है और गर्भ कैसा है? मेल चाइल्ड है, और मेल चाइल्ड के शुक्राशय में, उस शुक्राशय में वायु ने प्रभाव किया और नष्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? पवनेन्द्रिय उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से हम ऐसा कह सकते हैं टेस्टिस वगैरह जो उसका है वो नष्ट कर दिया है वायु ने। तो बच्चा कैसा होगा? वो भी एक तरीके से नपुंसक ही होगा। जो इस समय हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये नपुंसक के लिए है।
तो पहला हम लोगों ने पढ़ा द्विरेता, दूसरा क्या पढ़ा, पवनेंद्रिय। तो पवनेंद्रिय केवल और केवल मेल चाइल्ड के लिए होगा। मेल तो उसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसका जो है टेस्टिस जो है, शुक्राशय जो है वायु ने नष्ट कर दिया है गर्भाशय के अंदर ही। तो बच्चा जितना हमने अभी पढ़ाया आपको उतना पढ़िएगा। थोड़ा सा अगर गायनी आपने पढ़ रखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। कुछ नोट्स हम आपको जो अभी हमने आपको गायनी वाले दिए, जैसे कि क्या, उपविष्टक, नागोदर, लीन गर्भ, ये 3 हम कल आपको लिखाएंगे। ज़्यादा हम कहानी नहीं लिखाएंगे, संक्षिप्त जितने से आपको काम चल जाए आप उसको कैच करके लिख लो। और ये दिया हुआ है आपकी पीडिया वाली बुक में, याद आ रहा है, कुमार व्रत की बुक में दे रखा है बहुत अच्छे से, डीएन मिश्रा सर वाली बुक में। वो वाली बुक भी बगल में खोल के रखना। और दूसरी बात, जब भी आप गायनी पीडिया पढ़िए हमसे, ठीक है, चरक, उस बगल में कुमार व्रत की बुक भी खोल के